विजय सिंह ने कहा नहीं, ताजीमें सर कटाने पे मिलती है, धन देने पे नहीं। अब राजा दुर्गति के अंदर है, राजा फंसा हुआ है, बुरी हालत में है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कहना है कि पैसे देके तो मैं किसी को ताजीम है, आप ताजीम खरीद नहीं सकते, ताजीम कमानी पड़ेगी भाई साहब आप। उसको इस बात पे गुस्सा था, यार खड़ा क्यों नहीं हो रहा, मतलब तेरी इतनी औकात कैसी है कि मैं दरबार में यार तू खड़ा नहीं हो, होगा राणा अपनी जगह, लेकिन मेरे को क्या मिली हुई है। जिस सामंत को ताजीम मिलेगी वो जब भी दरबार में आएगा राजा खड़ा हो जाएगा। वो जब भी दरबार में आएगा तो राजा, है ना, सम्मान पर आधारित है, व्यवस्था में स्वामी और सेवक के संबंध नहीं है, ये भाइयों के संबंध है। अब कौन से सामंत पे आने पे खड़ा हो जाएगा, कौन से सामंत को ताजीम दोगे, वैसा सामंत जो आपकी तरफ से युद्ध करते हुए लड़ता हुआ मारा गया। कोई बड़ा युद्ध हुआ, उस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, तो आपने कहा कि आज के बाद इस जागीर का सामंत, मतलब इस सामंत का बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, लड़खड़पोता, लड़सड़पोता जब भी दरबार में आएंगे तो राजा के वंशज हमेशा खड़े होकर उसका स्वागत। तो राजा जब खड़े होकर सामंत का स्वागत करता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इस बात को कुछ यूं समझ लीजिए कि आज भी यदि कोई अपने फौज के अफसर हो जिनको परमवीर चक्र मिला है, क्या मिला है, मोदी जी खड़े हो जाए भाई साहब, अरे वो देश का हमारे हीरो है, परमवीर चक्र विजेता है। मेरे को फोटो याद आती है, एयरफोर्स के अपने एक वो एयरफोर्स के वायुसेना अध्यक्ष हुए थे अर्जन सिंह, अर्जन सिंह जी की फोटो है, अर्जन सिंह जी बैठे हैं, मोदी जी खड़े हैं, योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र है। तो खूब सारे इस प्रकार के, जो भी इस प्रकार के जो लोग हैं, तो वो जब भी जाएंगे, भाई मैं कहता हूं अपने नॉर्मल फौजी साहब को देखते हैं ना तो सलूट मारते हैं, अपने खड़े हो जाते हैं, अपने लगता है नहीं यार खड़े हो जाना चाहिए इनके सम्मान के अंदर। तो कोई इतना बड़ा हीरो हो जिसने देश के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी हो, देश को जिताया हो, उनके आने पे तो स्वागत अपने आप बनता है। तो उसको क्या बोलते हैं। अब ये दो प्रकार की होती, एक को तो बोलते इकेवड़ी, क्या बोलते, एक को बोलते दोवड़ी। कौन कौन सी, इकेवड़ी और केवल आने पे राजा खड़ा हो, इकेवड़ी आने और जाने दोनों पे खड़ा हो। आप इस बात को यूं देखिए कि वो सामंत जिसको ताजीम मिली है, जिसको क्या मिली है, वो जैसे वहां से घुसेगा राजा उसके स्वागत में क्या हो जाएगा। जब तक वो सीट पर नहीं बैठेगा, राजा सीट पर बैठेगा, वो कितना प्राउड से चलता होगा कि वो वहां से घुसता, उसके बाद अपनी सीट पे धीमे धीमे जाके बैठता होगा और राजा की तरफ देखता होगा, खड़ा रहे बैठना। इससे बड़ा प्राउड क्या हो यार। आप जाओ प्रधानमंत्री खड़ा हो जाए, आप जाओ राजा खड़ा हो जाए, इससे बड़ा प्राउड कुछ भी। जोधपुर में एक राजा थे विजय सिंह। कौन राजा थे, जिनकी प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा जाता, पढ़ा था हमने, वो जो तुंगा और पाटन के युद्धों में जयपुर का साथ देने के लिए आया था। तो विजय सिंह की मराठों से बनती नहीं, क्योंकि मराठे उसके एक दूसरे भाई को राजा बनाना चाहते थे, तो उनमें भाइयों भाइयों में लड़ाई चले, उसका कजन था मराठे, उसको राजा बनाना चाहते हैं, इधर विजय सिंह राजा बना हुआ। अब दो भाइयों में लड़ाई चलेगी तो आधे सामंत एक भाई की तरफ और आधे सामंत दूसरे भाई की तरफ। मराठों से लड़ाई चले, धन कम लगेगा ज्यादा लगेगा, रुपए भी ज्यादा लग रहे हैं उसके, तो विजय सिंह के पास रुपए भी कम हो रहे, सेना भी कम हो रही। तो विजय सिंह का एक सामंत विजय सिंह के पास आया और उसने विजय सिंह को कहा कि राजा धन की आवश्यकता है। राजा ने कहा भयंकर आवश्यकता है, पैसे है ही नहीं, जहर खाने के पैसे नहीं, लड़ेंगे कैसे मराठों से। तो उसने कहा मेरे को ताजीम दे दो, पैसे मैं दे दूंगा। मेरे क्या दे दो, बस ये लिख दो कि तेरे को ताजीम है, मतलब मैं जब भी आऊं आप, बाकी मराठों से लड़ने में जितना धन लगे मैं जानू मेरा। विजय सिंह ने कहा नहीं, ताजीमें सर कटाने पे मिलती है, धन देने पे नहीं। तुम लड़ते हुए किसी युद्ध में मरो तो ताजीम मिलेगी, वरना ताजीम नहीं। उसने कहा मरा तो आज जाए निकल जाए। तो विजय सिंह का ताजीम भी ऐसे मिलेगी है, मतलब राजा दुर्गति के अंदर है, राजा फंसा हुआ है, बुरी हालत में है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कहना है कि पैसे देके तो मैं किसी को ताजीम है, आप ताजीम खरीद नहीं सकते, ताजीम कमानी पड़ेगी भाई साहब आपको। कमानी कैसे पड़ेगी, युद्ध करो, युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करो तो राजा आपके स्वागत में खड़ा हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, और भयंकर प्रदर्शन करोगे तो न केवल आने पे खड़ा होगा बल्कि आने। और हमने देखो बीच में एक जगह पड़ी थी कि राज सिंह ने चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया था, इसमें शाहजहां बड़ा नाराज हुआ था और उसने सादुल्ला खान को भेजकर उस पुनर्निर्माण को गिरवा दिया था, पढ़ा था हमने। तो शाहजहां उस समय एक दूत भी भेजता है, एक तो सेना भेजता है, कहता भाई पुनर्निर्माण को गिराओ, एक दूत भेजता है, जाके बात कर रहा है उससे, मूर्ख हो गया क्या, ऐसे कैसे काम कर रहा हूं। तो जो दूत भेजा उसका नाम था चंद्रभान। क्या नाम था,
चंद्रभान का भाई राज सिंह से जाके बात कर, वैसे कैसे करवा सकता है, मुगल मेवाड़ संधि कैसे तोड़ सकता है। तो राज सिंह को पता चला कि शाहजहां का एक दूत मेरे से मिलने के लिए, दूत को बोला करते एलची, दूत को क्या बोलते, मैसेज देने वाला होता उसको क्या बोलते, इसलिए अकबर ने एलची सिक्का चलाया, मैसेज है कि हमने कब्जा कर लिया है, सिक्के के माध्यम से मैसेज है कि हमने चित्तौड़ पे क्या कर लिया, इसलिए दूत को क्या बोला करते, एलची। तो एलची आया, एलची का नाम क्या था, चंद्रभान। क्या नाम था, राजा को पता चला कि भाई कल अपने को चंद्रभान से बातचीत करनी है। तो राजा ने अपने दरबार में अपने सारे सामंतों को कहा कि भाई कल परसों या आप 10 दिन बाद, जब भी अपने को 5 दिन बाद चंद्रभान से बातचीत करनी है, इसलिए सारे लोग दरबार में आ जाना। राजा अकेला बातचीत नहीं करेगा, सभी सामंतों की उपस्थिति में बातचीत करेगा, क्योंकि राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति वो सभी भाइयों की, सभी भाइयों की, राजा उनका मालिक नहीं है, राजा क्या है, समकक्षों में, इसलिए राज्य की बात होगी तो राजा अकेला क्यों करे, सब भाई बैठ के करेंगे। भाइयों ने कहा हाँ भाई ठीक है, सारे आ जाएंगे टाइम पे, बताओ कितने बजे आना है। तो राजा ने कहा भाई मीटिंग शुरू करेंगे 11 बजे, है ना, सपोज कितने बजे की शुरू करेंगे, पर मेरा यह कहना है कि जिन जिनको ताजीम मिली हुई है वो 10 बजे तक आ जाना, या 11 बजे से पहले आ जाना। मैं 10 बजे दरबार में आ जाऊंगा, ताजीम मिले हुए 11 बजे से पहले पहले आके बैठ जाना, ताकि मीटिंग शुरू होने के बाद यदि कोई ताजीम वाला आए तो मेरे को खड़ा। प्रैक्टिकल बात भी यही है कि भाई मीटिंग शुरू हो गई, मैं आपको लिखवा रहा हूं, बीच में कोई आ रहा है जा रहा है तो मैं उससे डिस्टर्ब हो रहा हूं, तो मीटिंग शुरू हो जाए उसके बाद मत आना भाई। यदि मीटिंग शुरू हो गई और उसके बाद कोई ताजीम वाला आया तो मैं खड़ा नहीं हूंगा देखना। लोगों का सही बात, ऐसा ही होना चाहिए। अब कई सामंत दरबार में थे, उनको तो सूचना मिल गई, बाकी सामंतों के पास लेटर लिख के भेजे गए, इतनी तारीख को इतने बजे मीटिंग शुरू होगी, चंद्रभान से हम बातचीत करेंगे, इसलिए सारे सामंत दरबार में उपस्थित रहे। वे सामंत जिनको ताजीम मिली वे इतने बजे से पहले आ जाएं। मीटिंग शुरू होने के बाद यदि कोई ताजीम का सामंत आता है तो राजा खड़े होकर उसको ताजीम नहीं दे। एक कोई सामंत थे वो लेट हो गए, वो थोड़े से लेट आए तो राणा राज सिंह तब तक अपनी मीटिंग शुरू कर सके थे, चंद्रभान से बातचीत चल रही है। गेट कीपर जो था उसने उन सामंत को रोका, तो सामंत कवि थे, चारण कवि थे, उनको रोका कि भाई तुम अंदर मत जाओ। उसने क्यों नहीं जाओ अंदर, कहा साहब राणा राज सिंह का आदेश है कि ताजीम वाले सामंत मीटिंग शुरू होने के बाद नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, कि राजा की मीटिंग डिस्टर्ब होती है, राजा खड़े होकर ताजीम नहीं देगा। उसने कहा राजा की इतनी औकात, राजा नहीं, राजा के बेटे पोते पड़पोते, राजा की औलाद भी खड़े होकर मेरे को ताजीम देगी, और मेरी पीढ़ियां जब तक सूरज और चांद रहेगा इस दरबार में आएगी तब तक खड़े होकर देनी पड़ेगी साहब। और उस गेट कीपर को धक्का देगी, जबरदस्ती अंदर घुस गया। उसने जैसे ही पहला कदम रखा, उसका यह था कि मैं जैसे एंटर करूंगा राजा खड़ा हो जाएगा, पर राज सिंह खड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि राज सिंह का कहा हुआ था कि भाई जब तक मीटिंग शुरू होने से पहले आएगा तो खड़ा होऊंगा, वरना खड़ा। अब वो आग बबूला और उसको लगे कि धरती फट क्यों नहीं जाती, मैं घुसा दरबार में, राजा खड़ा नहीं हो रहा, इससे बड़ी बेइज्जती मेरी क्या होगी। उसने एक कदम और रखा और राजा की तरफ एकदम लाल आंखों से देखा, राजा को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, राजा नहीं खड़ा हो रहा। ये जो उसको ताजीम मिली हुई थी, उस सामंत को जो ताजीम मिली हुई थी, वो राज सिंह के पिताजी ने दी थी। राज सिंह के पिताजी का नाम था जगत सिंह। क्या नाम था, तो जगत सिंह ने दी थी। जगत सिंह दी तब लिख के दिया था कि भाई मेरी पीढ़ियां भी खड़े होकर तेरा स्वागत करेगी, तेरे को क्या दी जा रही है, ताजीम। तो जब वो दूसरे कदम पे भी नहीं खड़ा तो सामंत से आगे चला ही नहीं गया, वो वहीं खड़ा खड़ा राज सिंह की तरफ देख के कहता, भरे दरबार में उस दूत की उपस्थिति में राज सिंह को कहता है कि गया राजा जगत सिंह। वो जो राजा जगत सिंह था, जो ताजीम देने वाला था, वो तो चला गया। जगत का रखवाड़ा, वो जो जगत का रखवाड़ा जगत सिंह था, वो तो गया। राजा जगत सिंह जगत का रखवाड़ा, लारा रहेगी चिरमिड़ान किदा मुंह काला, पीछे तेरे जैसी चिरमिया बची है जो मुंह काला करवाएगी, इसके अलावा कुछ भी। आप इमेजिन कीजिए मेवाड़ के राणा को उसका सामंत दरबार में खड़े होकर कहता है कि तू मुंह काले करवाने लायक है। ये सामंत की ताकत है, क्योंकि इस राजा जो है सामंत का स्वामी नहीं है, समकक्षों में। राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, उसकी क्या है। उसको इस बात पे गुस्सा था, यार खड़ा क्यों नहीं हो रहा, मतलब तेरी इतनी औकात कैसी है कि मैं दरबार में यार तू खड़ा नहीं हो। होगा राणा अपनी जगह, लेकिन मेरे को क्या मिली हुई है। हालांकि कहते हैं राज सिंह इस बात से इतना गुस्से में आया था, इतना भयंकर। राणा राज सिंह इस मामले बड़े गुस्से वाले आदमी। राणा राज सिंह ने उस सामंत को वहीं मार दिया था। राणा राज सिंह हमेशा अपने पास एक मुसल रखते थे, गुर्ज थी, उस गुर्ज को लेकर उसको वहीं मार दिया था, मीटिंग बर्खास्त कर दी थी। हालांकि राणा राज सिंह उसके परिवार को वापस ताजीम वगैरह दे देते हैं, पर राणा राज सिंह ने ऐसे कई मर्डर किए थे। एक उस सामंत को मार दिया था, गुस्सेल आदमी थे, एक उस सामंत को मारा था, एक कोई पुरोहित जी थे उनको मार दिया था, एक अपनी रानी को मार दिया था। वो रानी को, अपने बेटे को राजा बनाना चाह रही थी, तो राजा को पता चला ये रानी मेरे को जहर खिला रही है,
ताकि मैं मर जाऊं तो अपने बेटे को क्या बना दे, राजा। तो और वो पुरोहित जी भी के भाई मेरे को हटा के दूसरे को राजा बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने पुरोहित जी को मारा था, एक उस सामंत को मारा था, रानी को मारा था, अपने उस बेटे को मारने गए जो बेटा राजा बनना चाह रहा था। उस बेटे को पता चला भाई माँ को तो मार दिया, मेरे को मारना रहे, वो फांसी खा गया था, सुसाइड कर लिया था। तो राणा राज सिंह ने इसे 2-3 यूं कर दिए थे। तो कहते हैं कि राणा राज सिंह को बाद में बड़ा फील हुआ कि यार मैंने गलती की, यार गुस्से के अंदर तो आदमी कर जाता है। तो उन्होंने किसी से पूछा यार ये जो मैंने मर्डर किए हैं इनका कोई कन्फेंस है क्या, इनका कोई प्रायश्चित हो सकता है क्या, कि ये मेरे पाप मिट जाए। तो किसी ने कहा भाई इनको पाप धोने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है, कि यदि आप युद्ध में लड़ते हुए मारे जाओ तो आपको पुण्य मिलेगा, फिर ये पाप आप पर लागू, स्वर्ग मिलेगा आपको सीधा। राणा राज सिंह ने कहा ये क्या जरूरी है कि युद्ध में लड़ता हुआ मरूं, हो सकता है युद्ध में जाऊं और ना मरूं, मैं तो खूब सारे युद्धों में गया अभी तक तो मरा नहीं। तो मरने का क्या, रात को सोऊं सुबह उठूं ही नहीं, मरने का क्या, अभी खिलखिला के जोर से हंसूं, ऊपर की हंसी ऊपर है, नीचे की नीचे रह जाए, है ना, मुंह फटा ही रह जाए भाई साहब आपका। मरने का क्या, आप जा रहे हो रास्ते रास्ते सांप खा गया वहीं मर गए आप, तो मृत्यु अटल सत्य है, वो तो कभी भी आ सकता है। यार दूसरा उपाय बताओ कोई। उसने कहा एक उपाय है कि आप खूब सारे ब्राह्मणों को भोजन करवा दो, तो भी आपको इससे पुण्य मिलेगा। राणा राज सिंह का ये तो मैं करवाता ही रहता हूं, मैं और करवा दूंगा, और कोई। तो कहा बड़ी झील बना दो। क्या बना दो, लोगों के पीने के पानी का प्रबंध होगा, लोगों की आशीष मिलेगी, लोगों की आशीष मिलेगी तो अपने आप ये क्या हो जाएगा। इसलिए राणा राज सिंह ने बनाई थी राजसमंद। क्या बनाई थी, पर मुझे इन बातों से भी ज्यादा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लगती है कि भाई राजसमंद में हालांकि खूब सारे लॉजिक है कि राजसमंद इसलिए भी बनाएगी क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था और आपको वाटर रिसोर्सेज की आवश्यकता, वाटर इंजीनियरिंग थी अपने आप के अंदर, तो कई सारी कहानियां भी उसके साथ जुड़ी हुई है। पर आप उस एक सामंत को देखिए, वो जानता था कि मैं भरे दरबार में राजा को बोलूंगा राजा दंड दे सकता है, पर उससे अपने अधिकारों के लिए चुप नहीं रह गया। मारे तो मारे राजा, पर राजा की बेइज्जती तो होनी चाहिए, ताकि आइंदा से कोई राजा इस प्रकार से ताजीम वाले का आने पर खड़ा ना होने की हिमाकत। आई बात समझ में, अगला लिखो।